नमस्कार। है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में बड़ा भारी भरकम और जटिल लगता है। केमिकल उद्योग। जब हम ये शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लैब कोट्स और मुश्किल समीकरणों की तस्वीरें आती हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का मैदान है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक डरावना क्षेत्र हो सकता है। यही बात सबसे दिलचस्प है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। ये सफर हमारे पीने के पानी से शुरू होगा, हमारे खेतों की मिट्टी से गुजरेगा, हमारे घरों की दीवारों तक जाएगा और हमारी सेहत तक पहुंचेगा। और हम देखेंगे कि इस जटिल दिखने वाले उद्योग में हर कदम पर एक बिजनेस का मौका कैसे छिपा है। हम्म। हम ऐसे 5 आइडियाज की परतें हटाएंगे जहां कोई भी एक सही योजना के साथ छोटे पैमाने पर शुरुआत कर सकता है। सही कहा। और ये मौके इसलिए भी मजबूत हैं क्योंकि ये किसी फैशन या ट्रेंड पर नहीं टिके हैं। ये टिके हैं बुनियादी इंसानी जरूरतों पर। जैसे कि साफ पानी, पौष्टिक भोजन, मजबूत घर और अच्छी सेहत। इनकी मांग तो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए इन जरूरतों से जुड़े बिजनेस भी हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। तो पहला सवाल यही है, कोई केमिकल का ही बिजनेस क्यों शुरू करे? मतलब पैसा और विशेषज्ञता दोनों बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, है ना? ये एक आम धारणा है, लेकिन छोटे पैमाने पर तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, इसके 3 मुख्य कारण हैं कि ये एक अच्छा विकल्प क्यों हो सकता है। पहला, जैसा हमने कहा, लगातार मांग। केमिकल कई उद्योगों के लिए आप कह सकते हैं कच्चे माल की तरह है। तो जब तक वो उद्योग चलेंगे, इन केमिकल्स की जरूरत बनी रहेगी। और दूसरा कारण? दूसरा है बढ़ने की संभावना। आप एक छोटे उत्पाद से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है, आप उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं या फिर मिलते जुलते नए उत्पाद भी बना सकते हैं। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कम लागत में शुरुआत। क्या ये मुमकिन है? हाँ, तुलनात्मक रूप से हम यहाँ कोई अरबों डॉलर के प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जिन आइडियाज पर हम आज चर्चा करेंगे, उनमें से कई को एक व्यवस्थित वर्कशॉप स्तर की इकाई से शुरू किया जा सकता है। कुंजी बस ये है कि एक विशेष जरूरत को पकड़े और उसके लिए एक भरोसेमंद सप्लायर बने। ठीक है, तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। साफ पानी। यहाँ कौन सा मौका छिपा है? यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, या संक्षेप में कहें तो पैक की। PAC। नाम तो काफी तकनीकी है। नाम तकनीकी है, लेकिन काम बहुत सीधा है। ये एक तरह का मैग्नेट है। ये पानी में घुली गंदगी और अशुद्धियों को एक साथ चिपकाकर भारी बना देता है, ताकि उन्हें आसानी से फिल्टर किया जा सके। एकदम सही। अच्छा, तो ये पानी साफ करने वाले प्लांट्स में इस्तेमाल होता होगा। तो इसका बाजार कितना बड़ा है? काफी बड़ा। 2023 में इसका वैश्विक बाजार लगभग $1.4 बिलियन का था। ओह वाह। और ये हर साल लगभग 7% की दर से बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने का कारण भी साफ है, दुनिया भर में साफ पानी की बढ़ती जरूरत। ये तो समझ आता है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और नियम सख्त हो रहे हैं, पानी को साफ करने की जरूरत भी बढ़ रही है। PAC की मांग सीधे तौर पर इससे जुड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इसे शुरू करना चाहे तो उसे किन ग्राहकों पर ध्यान देना होगा और इसमें जेब पर कितना असर पड़ेगा? इसे शुरू करने की लागत मध्यम मानी जाती है। आपको कुछ बेसिक रिएक्टर, मिक्सिंग टैंक और एक छोटी लैब चाहिए होगी। क्वालिटी बनाए रखने के लिए? हाँ, ताकि आप क्वालिटी बनाए रख सकें। और जहां तक ग्राहकों का सवाल है, तो सबसे बड़े ग्राहक होते हैं नगर निगम और प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। एक मिनट, लेकिन सरकारी विभागों के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल और धीमा हो सकता है। वो टेंडर प्रक्रिया, भुगतान में देरी, इसमें एक नया बिजनेस कैसे सफल होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर रणनीति काम आती है। अच्छा। शुरुआत में बड़े सरकारी ठेकों के पीछे भागने के बजाय छोटे प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या औद्योगिक इकाइयों को, जिनके पास अपने ATP प्लांट्स होते हैं। हाँ, या यहाँ तक कि बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक बार जब आपके पास कुछ भरोसेमंद ग्राहक बन जाते हैं और आपका नाम बाजार में स्थापित हो जाता है, तब आप बड़े नगर निगम के ठेकों के लिए प्रयास कर सकते हैं। मतलब भरोसेमंद और लगातार क्वालिटी देना ही यहाँ सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। तो पहला आइडिया सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी और बुनियादी जरूरत यानी साफ पानी से जुड़ा है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी मौका है जो सीधे हमारी सेहत और पोषण से जुड़ा हो, जहां शायद मुनाफा ज्यादा हो, भले ही बाजार थोड़ा छोटा क्यों ना हो? बिल्कुल। अब हम पानी से निकलकर खाने की थाली तक आते हैं। यहाँ एक ऐसा केमिकल है जिसे एक तरह से छिपा हुआ हीरा कहा जा सकता है, फेरिक पायरोफॉस्फेट। वाह, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। फेरिक पायरोफॉस्फेट सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मिनरल जैसा लग रहा है। ये असल में करता क्या है? हाँ, नाम थोड़ा वैसा ही है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयरन का एक बहुत ही असरदार रूप है, जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाने यानी फूड फोर्टिफिकेशन में होता है। फूड फोर्टिफिकेशन। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कई तरह के आटे, अनाज या बेबी फूड के पैकेट पर लिखा होता है आयरन से भरपूर। जी हाँ, ज्यादातर मामलों में वो यही होता है। ये दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये उस विशाल न्यूट्रिशन और वेलनेस बाजार का हिस्सा है। पर इसका बाजार PAC जितना बड़ा तो नहीं होगा। नहीं, इसका कुल बाजार लगभग $100 मिलियन का है, जो PAC के मुकाबले बहुत छोटा है। तो फिर इसमें खास क्या है? यहाँ खेल वॉल्यूम का नहीं, वैल्यू का है। ये एक विशेष उत्पाद है। आप सोचिए, आपका प्रोडक्ट किसी मल्टीविटामिन कैप्सूल या किसी महंगे ऑर्गेनिक बेबी फूड का एक छोटा सा लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। उस अंतिम उत्पाद की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके एक हिस्से के तौर पर आपको भी अच्छा मार्जिन मिलता है। समझ गया। इसमें लागत कैसी है और ग्राहक कौन होंगे? इसे शुरू करने की लागत कम से मध्यम है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीधे खाने पीने और दवा की चीजों से जुड़ा है। ठीक है।
यहाँ आपकी रणनीति बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B होगी। आपको सीधे दवा बनाने वाली कंपनियों, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों या बड़े फूड प्रोसेसर्स के संपर्क करना होगा। लेकिन ये बड़ी कंपनियां किसी नए और छोटे सप्लायर पर भरोसा क्यों करेंगी? उनकी तो पहले से ही अपनी सप्लाई चेन होगी। यहाँ एक और बेहतरीन सवाल है। यहाँ आपको अपनी खासियत जाहिर करनी होगी। कैसे? हो सकता है आप बेहतर शुद्धता मतलब प्योरिटी दें, या आप छोटे बैच में कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाकर दे सकें जिसकी जरूरत किसी बड़ी कंपनी को हो, या आप बेहतर कीमत दे पाएं। अच्छा। शुरुआत में 1 या 2 मध्यम आकार के ग्राहकों को पकड़ना और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना सबसे अच्छी रणनीति है। एक बार आप किसी की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए तो ऑर्डर नियमित रूप से आते हैं। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। तो हमने इंसानों के लिए पोषण की बात की, लेकिन हमारे भोजन का स्रोत तो मिट्टी है। क्या वहां भी कोई ऐसा ही मौका है? क्यों नहीं। चलिए अब खेतों की ओर चलते हैं। यहाँ एक ऐसा केमिकल है जिसकी जरूरत दुनिया भर के किसानों को है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट? हाँ, इसका मुख्य काम मिट्टी में जिंक की कमी को पूरा करना है, जिससे फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों बेहतर होती हैं। लेकिन कृषि का बाजार तो पहले से ही बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है। एक छोटा खिलाड़ी उनके सामने कैसे टिक पाएगा? क्या कोई खास दरवाजा है जहां से वो घुस सकता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सीधे सीधे बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक खास दरवाजा है जो तेजी से खुल रहा है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ रही है। और जिंक सल्फेट का इससे क्या लेना देना है? जिंक एक प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडीज कुछ खास तरह के जिंक सल्फेट के इस्तेमाल की अनुमति देती हैं। ओह, तो एक नया खिलाड़ी अपने उत्पाद को ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त के तौर पर पेश कर सकता है। बिल्कुल, ये आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। और आप बड़े वितरकों के बजाय सीधे उन किसान समूहों या कंपनियों को बेच सकते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। एकदम सही। ये एक निश बाजार है जहां बड़ी कंपनियां शायद उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। ये तो वाकई एक शानदार रणनीति है, एक बहुत बड़े बाजार में अपनी एक छोटी लेकिन मजबूत जगह बनाना। तो अब तक हमने पानी, सेहत और खेती की बात की। ये सब एक ही तरह के उद्योग हैं। क्या कोई ऐसा केमिकल है जो एक ही समय पर बिल्कुल अलग अलग दुनिया में काम करता हो? हाँ, और ये आइडिया मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल के नजरिए से बहुत मजबूत है। बताइए। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड। इसके 2 मुख्य और बिल्कुल अलग इस्तेमाल हैं। पहला, ठंडे देशों में सर्दियों में सड़कों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए, जिसे डी आइसिंग कहते हैं। और दूसरा इस्तेमाल है निर्माण उद्योग में। इसे सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि कंक्रीट जल्दी सेट हो और मजबूत बने। क्या बात है। खासकर ठंडे मौसम में निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तो कमाल है। एक तरफ बर्फीली सड़कें, दूसरी तरफ बन रही इमारतें, 2 बिल्कुल अलग दुनिया। और यही इसकी खूबसूरती है। ये बिजनेस की दुनिया का एक शानदार दाव है। आप एक ही प्रोडक्ट से 2 बिल्कुल अलग अलग बाजारों को साध रहे हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब सर्दियों में जब निर्माण का काम धीमा होता है तब डी-आइसिंग की मांग चरम पर होती है। हाँ, और आपके ग्राहक होते हैं नगरपालिका और हाईवे अथॉरिटी। और बाकी साल जब निर्माण का काम जोरों पर होता है तो आपके ग्राहक कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं। इसका मतलब है कि पूरे साल काम और नकदी का प्रवाह बना रहता है। ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक तरह का अंतर्निहित बीमा जैसा हो गया। बिल्कुल सही शब्द। ये मौसमी उतार चढ़ाव के जोखिम को बहुत कम कर देता है। इसका बाजार भी $2 बिलियन से ज्यादा का है और इसे बनाने की प्रक्रिया भी सीधी सरल मानी जाती है। और लागत मध्यम है, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है। ठीक है, ये एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है, लेकिन इसमें भी मध्यम लागत लग रही है। क्या हमारी लिस्ट में कोई ऐसा आइडिया है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो जो बहुत ही कम लागत में एक जाने पहचाने प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करना चाहता हो? हाँ बिल्कुल। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट पर जिसका नाम हम सबने सुना है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका इस्तेमाल साफ सफाई और कीटाणु शोधन मतलब डिसइंफेक्शन के लिए होता है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या इसी वजह से इसमें मुकाबला बहुत ज्यादा नहीं होगा? हर गली नुक्कड़ पर तो कोई ना कोई इसे बेच रहा होगा। इसमें मुनाफा कहाँ है? आपका संदेह सही है। अगर आप इसे सिर्फ घरों में बेचने के बारे में सोचेंगे तो मुकाबला बहुत ज्यादा है और मुनाफा कम। लेकिन असली पैसा छोटे पैकेट बेचने में नहीं, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर बेचने में है। बड़े पैमाने पर मतलब? सोचिए आपके ग्राहक कौन हो सकते हैं। नगर निगम जो पूरे शहर की पानी की सप्लाई को कीटाणु रहित करने के लिए रोजाना सैकड़ों किलो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अस्पताल जहां सफाई और स्वच्छता बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। स्विमिंग पूल, होटल, बड़ी फैक्ट्रियां। लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब रिटेल के बजाय थोक और संस्थागत बिक्री पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इसे शुरू करने की लागत इन 5 में सबसे कम है, लेकिन सफलता की कुंजी सही ग्राहक ढूंढने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने में है। एक और बात, बीमारियों या महामारियों के फैलने के दौरान इसकी मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ये इसे एक आवश्यक वस्तु बनाता है जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। तो ये हैं 5 आइडियाज: पानी, पोषण, खेती, निर्माण और स्वच्छता। हर एक अलग जरूरत और एक अलग बाजार से जुड़ा है, लेकिन इन सब में सफल होने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत भी तो होंगे। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइडिया होना सिर्फ पहला कदम है। इसे हकीकत में बदलने के लिए 4 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से?
पहला, बाजार को गहराई से समझें। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आपका ग्राहक कौन है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उसकी असली समस्या क्या है जिसे आपका प्रोडक्ट हल कर रहा है। दूसरा होगा गुणवत्ता, है ना? केमिकल के बिजनेस में इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उत्पाद की लगातार जांच, ये सब अनिवार्य है। और तीसरा और शायद सबसे डरावना पहलू है नियमों का पालन। सुरक्षा, पर्यावरण और लाइसेंसिंग से जुड़े नियम बहुत सख्त होते हैं। यही मैं पूछने वाला था। एक छोटा उद्यमी इन सब कानूनी दांव-पेच को कैसे समझेगा? ये सब तो किसी बड़ी कंपनी के काम लगते हैं जिसके पास अपनी एक पूरी लीगल टीम हो। यहीं पर विशेषज्ञ सहायता की भूमिका आती है। आजकल कई कंसल्टेंसी फर्म है जो छोटे और मध्यम उद्योगों को इन नियमों को समझने और उनका पालन करने में मदद करती हैं। पर वो एक अतिरिक्त खर्च होगा। शुरुआत में ये एक अतिरिक्त खर्च लग सकता है, लेकिन ये आपको भविष्य में होने वाले बड़े कानूनी और वित्तीय नुकसान से बचाता है। और चौथा स्तंभ है सही बिक्री चैनल। क्या आप वितरकों के जरिए बेचेंगे या सीधे ग्राहकों को? आपकी पसंद आपके प्रोडक्ट और आपके ग्राहकों पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आती है कि केमिकल उद्योग, जो बाहर से इतना बड़ा और अभेद्य लगता है, उसमें भी छोटे खिलाड़ियों के लिए साफ सुथरे रास्ते मौजूद हैं। बस सही जरूरत को पहचानने और उसे भरोसे के साथ पूरा करने की बात है। एकदम सही। सफलता का राज किसी बहुत जटिल केमिकल को बनाने में नहीं, बल्कि किसी की बहुत बड़ी समस्या का एक सरल और भरोसेमंद समाधान देने में है। चाहे वो समस्या किसान के खेत की हो, शहर के पानी की, या सर्दियों में बर्फ से ढकी सड़कों की। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। हमने अब तक इन केमिकल्स के उत्पादन और उनकी मौजूदा बिक्री की बात की, लेकिन क्या इनके इस्तेमाल में नवाचार की कोई गुंजाइश है? मतलब? जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड का उदाहरण लिया, जो बर्फ हटाने और निर्माण में काम आता है। क्या कोई नया उद्यमी किसी तीसरे या चौथे उद्योग में इसका कोई बिल्कुल नया उपयोग खोज सकता है और इस तरह एक पुराने और स्थापित उत्पाद के लिए एक बिल्कुल नया बाजार बना सकता है? सोचने वाली बात है।